तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 277 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपने मिशन को पूरा करना शुरू कर दिया होता है। वहीं पे लू फेंग को 1.12 मिलियन लोगों को भी मारना होता है, जिनमें से 12 भाग गए होते हैं। और आफ्टर में सीन चेंज कर रेड डाउन प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग और गोल्ड हॉर्न रेस पगोडा स्क्वाड्रन का गैदरिंग स्पॉट था, जहाँ पे उन सबको मिशन कंप्लीट करके आना था। और आफ्टर में सीन चेंज कर रेड डाउन प्लैनेट के बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग, एल्डर सी फैन की डायलेन नाइट आर्मी लीडर एक साथ खड़े थे। और वहाँ पे हमें एक अनडाइंग नाइट आर्मी को दिखाया जाता है, जो लू फेंग के सामने झुकते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, वो 3 सेक्टर लॉर्ड में वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड के अंदर लॉकअप किए जा चुके हैं। अब ये वही 3 सेक्टर लॉर्ड बंदे होते हैं जो कि लू फेंग को मारने का मिशन होता है। अब ये सुनकर लू फेंग उसको ऑर्डर देता है कि उसको बाहर निकालो, जिसके बाद वो सिल्वर आर्मर बंदा कहता है ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि उस बड़े से हॉल में 3 मीटर टॉल बंदे आ जाते हैं, जो कि 3 लॉन्ग डार्क रेड बॉक्सेस में कैद होते हैं। और फिर जैसे ही वो बाहर आते हैं, वो सब आते ही भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि ये एक अंडाइंग देंगे और यहाँ से ना भागा गया तो हम लोग जरूर मारे जाएंगे। लेकिन हमें दिखाया जाता कि वो सिल्वर स्केट आर्मर अंडाइंग बेंग उन सबको फिर से पकड़ लेता है, उन पर प्रेशर बना के उन्हें 3 बॉक्सेस में कैद कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस अंडाइंग बेंग को, जो लू फेंग को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, ये तीनों बॉक्स जिनमें मैंने इस सेक्टर लॉर्ड को कैद किया है वो E9 ग्रिड एलॉय से बने हुए हैं और ये लोग इसमें से भाग नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उड़कर तो जा ही सकते। फिर हमें दिखाया जाता है एल्डर सी फैंकी को, जो ऑर्डर कहता है कि तुम अब जा सकते हो, जिसके बाद वो अंडाइंग यहाँ बो करता है और वहां से निकल जाता है। हमें एल्डर सी फैंकी को दिखाया जाता है, जो कि उन 3 बॉक्सेस की तरफ देखने लगता है। उन तीनों बॉक्सेस में 3 सॉफ्टर लॉर्ड के बंदे थे, जो तीनों आदमी ही थे, कोई भी औरत नहीं थी। और फिर में दिखाया जाता है उन तीनों बंदों को, जिनके अलग अलग रिएक्शन होते हैं और सब लोग चीख रहे होते हैं, बोलते मुझे रिलीज करो, आखिर तुमने मुझे कैप्चर ही क्यों किया। अब यहाँ पे वो लोग भागना तो चाहते थे, लेकिन वो इस अंडाइंग बेंग के हाथों से कैसे जा सकते हैं। और सबको पता चल गया था कि इसके प्रेशर से ही कि सामने वाला अंडाइंग बेंग है। और फिर उन्हें देखते हुए लू फेंग कहता कि ये बहुत ही आसान है, मैं तुम्हें जीने का एक चांस देता हूँ, जब तक तुम मुझे डिफीट कर दोगे तुम जा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ तुमने कुछ नहीं किया तो तुम मरने वाले हो। तो ये सुनकर वो तीनों बंदे उसके तरफ देखने लगते हैं। उनमें से हमें बताया जाता है कि एक का नाम गेसी ली होता है, दूसरा का नाम टन बुलिन होता है, तीसरा का नाम लेडी होता है। और वो लोग सोचते कि क्या इसको डिफीट करना है। अब वो तीनों सेक्टर लॉर्ड के बंदे थे और सामने डोमेन लॉर्ड के लेवल 9 के बंदे को देखकर वो लोग सरप्राइज तो होंगे ही कि आखिर ये बंदा एक सेक्टर लॉर्ड को कैसे चैलेंज कर रहा है। और हमें दिखाया जाता कि वो बंदा क्या था, तुम तो लू फेंग हो, तुम वही लू फेंग हो ना जो कि जीनियस कंपटीशन था, और तुम कह रहे हो कि हमें तुम्हें हराना होगा। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रुप उन अंडाइंग बेंग को भी देखने लगते हैं और उस अंडाइंग बेंग को देखकर वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे लू फेंग की बातों से सुनकर उनमें फाइटिंग स्पिरिट फिर से जाग गई, क्योंकि अगर यहाँ पे लू फेंग, जो कि एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा है, उन्हें लग रहा था कि ये उनको बड़ी आसानी से मार देंगे, लेकिन यहाँ पे उनका मेन डर तो अंडाइंग बेंग था। और फिर में दिखाया जाता है एल्डर सी फैंकी को, जो कि उस स्पेस प्रिजन में ही एक 100 मीटर का एरिया बना देते हैं। और लू फेंग भी अपने हाथों को क्लॉक में बनाते हुए वहाँ पे में दिखाया जाता है, जो कि उन पे अटैक करता है। और अटैक करते ही वो डायरेक्ट बुलिन के गर्दन को काट देता है और उसकी टेरिफाइंग क्लॉक इसके अटैक से वो एक ही बार में मारा जाता है। और उसकी कोर भी होती है, वो भी सैटर हो जाती है। और अभी के मर्तबा उसकी आंख भी ये नहीं अंदाजा लगा पा रही थी कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और फिर लू फेंग उसके गले को पकड़ के उसको भी काट देता है और उसके आने वाले जितने भी चीज होते हैं उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसके हड्डियां, उसके खून, हर चीज निकलने लगती है। और हमें लू फेंग की आंखों को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट भरा हुआ था और उसकी बोन्स में बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट थी पहले के मुकाबले, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे लू फेंग ने उन बिलियंस ऑफ मासूम लोगों की मौत को देखा था, जहाँ पे लू फेंग ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। और यहाँ पे उन सब की वजह से यही हुआ था, क्योंकि अगर वो ऐसा न करते और बग क्लैन मदर नेस्ट यहाँ पे ना होती तो इन बिलियंस ऑफ लोगों की जाने नहीं जाती। और इसी के दरमियान लू फेंग बहुत ज्यादा गुस्से में था और अब फिर लू फेंग एक लाश की तरफ देखता है, क्योंकि लू फेंग ने एक ही झटके में 2 बंदे को मार दिया होता है। यहाँ में दिखाया जाता है कि वहां दूर पर एक 2.3 टॉल स्टडी मैन खड़ा हुआ था और वो अभी उन तीनों सेक्टर लॉर्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसका नाम लेडी था और वो सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 का बंदा है। देखा जाए तो वही लू फेंग को जानता था और उसे भी पता था कि एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा इसके सामने खड़ा है, फिर भी ये आसानी से एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 1 और 2 के वॉरियर को मार पा रहा है। और अब फिर लेडी उससे कहता कि योर मेजेस्टी लू फेंग, मैं इन सब के जैसा सेम नहीं हूँ, मैं इन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। अब यहाँ पे उसकी आंखें चमक उठती है और में दिखाया जाता है कि वो भी लू फेंग पे अटैक कर देता है और एक फॉर्मलेस स्पिरिट एनर्जी लू फेंग के माइंड पे आके अटैक करती है। और हमें लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक बार में एक्सप्रेशन चेंज हो जाते कि क्या उसकी सोल अटैक लू फेंग के सामने काम नहीं की और उसे विश्वास नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके तरफ घूरने लगता है और अभी के दरमियान लू फेंग अपने अर्थ के बॉडी पे ही निर्भर होकर एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 स्पिरिट रीडर का सामना कर सकता है, लेकिन अभी भी उसके पास इतना गारंटी नहीं था कि वो उसको हरा सके। और इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सेक्टर लॉर्ड स्पिरिट रीडर अपने कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ऑरिजिन लॉ को पा लिया है और इसके पास खुद की अपनी वर्ल्ड होती है, जैसा कि हर एक सेक्टर लॉर्ड के पास होती है। और इसकी वर्ल्ड एनर्जी लू फेंग पे प्रेशर डालने वाली थी और यही लू फेंग के लिए सबसे ज्यादा खतरा होने वाला था। और ये सब लू फेंग का टेस्ट ही लिया जा रहा था, जो कि वर्चुअल वर्स कंपनी के तरफ था कि यहाँ पे रह के लू फेंग इन सभी से फाइट करके इनके फुटेजेस को लाइव टेलीकास्ट करे वर्चुअल वर्स कंपनी को, तभी तो ये पता लगा सके कि लू फेंग वहाँ प्रोग्रेस कर रहा है। और अब भी लू फेंग ऐसा ही करता है। अब यहाँ पे लू फेंग तो अपने ह्यूमन बॉडी से कर नहीं सकता था, तो लू फेंग ने पहले ही अपने मोसा क्लैंसमैन की बॉडी को चेंज कर दिया था उस लाइव ब्रॉडकास्ट के पहले ही, ताकि वो ये कर सके कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब लू फेंग एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 स्पिरिट रीडर का मुकाबला तो नहीं कर सकता है, इसलिए उसने अपने मोसा क्लैन को निकाल लिया था और वो अपना बेस्ट देने वाला था। अब फिर यहाँ में दिखाया जाता है लू फेंग को जो सोचता है कि मेरी अभी वर्ल्ड पगोडा लेवल 4 की हो चुकी है और मेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर और कॉन्शियसनेस भी आराम से एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 के स्पिरिट रीडर के सोल अटैक को ब्लॉक कर सकती है। और लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है और हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड पगोडा एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि सोल अटैक के अगेंस्ट ही काम करता है। और लू फेंग की इसमें लॉ और कॉम्प्रिहेंशन भी मिली हुई है जो कि आराम से किसी भी नॉर्मल सेक्टर और पाइनेकल वॉरियर के बराबर है। और वैसे भी लू फेंग की स्पिरिट एनर्जी एम्पलीट्यूड 3200 पे पहुंच गई है, जो कि कई सारे एम्पायर लेवल अनडाइंग बेइंग के जितने थे। और इतना एम्पायर लेवल अनडाइंग बेइंग भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और अब फिर 50 सालों में लू फेंग ने अपने वर्ल्ड पगोडा को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ह्यूआन वो जो कि लू फेंग के टीचर होते, वो भी मरते समय अपने सिर्फ 6th लेवल वर्ल्ड पगोडा में थे और लू फेंग ऑलरेडी 4th लेवल में आ चुका है, इसलिए वो आराम से इन सबको ब्लॉक कर सकता है। और अब फिर लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम उन सबसे स्ट्रॉन्गर हो, इसलिए तुम वर्दी हो मेरे नॉनसन आर्मी से मरने के लिए। हमें दिखाया जाता है लू फेंग उसकी तरफ देख रहा होता है, उसके पीछे से एक डार्क गोल्डन लॉन्ग रोड अपीयर होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर इन दोनों बंदों को दिखाया जाता जहाँ पे एक दूसरे से वो टकराने लगते हैं। लू फेंग अपनी नॉनसन आर्मर्स का यूज कर रहा था और वो अभी अपने ब्लेड वर्क को यूज कर रहा था। अब यहाँ पे दोनों फाइट होते हैं और दोनों क्लैश करते हैं। और यहाँ पे हमें एल्डर सी फैन को भी दिखाया जाता है जो इन फाइट को देख रहे होते हैं और वो ये देख कर एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू फेंग अभी सिर्फ डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा है, क्या वो सच में एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 के बंदे को मार पाएगा? क्योंकि ये जो सेक्टर लॉर्ड 3 का स्पिरिट रीडर है ये पिछले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ज्यादा ऊंची है। और फिर यहाँ पे वो सोचता है कि एब्सोल्यूट जीनियस बहुत ही टेरिफाइंग होते हैं, हो सकता है कि ये इसको जरूर मारेगा। और फिर यहाँ पे हमें शॉर्ट गोल्ड हॉर्न क्लैंसमैन को दिखाया जाता है जो सीरियसली कहता है एल्डर क्या हमें लू फेंग को अपने घर पे बुलाना चाहिए, क्या हमें उससे और भी गहरा नाता बनाना चाहिए? तो यहाँ पे एल्डर सी फैन की कहते हैं कि हाँ उसे हमें बुलाना चाहिए और उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाता है।
और आप फिर ये देखा जाता है ये लू फेंग की ताकत को ही देख के कर रहे होते हैं और आपको आगे चल के पता चलेगा कि इनका गोल्ड हॉर्न क्लैन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो और आप फिर वो सब उसी के अंदर देखने लगते हो। एल्डर सी फैन की कहता है कि लगता है लू फेंग मैजेस्टी अब जीतने वाले हैं और हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्टर लॉर्ड लीडे का फेस पियर्स हो जाता है और एक पावरफुल ब्रेड एनर्जी उसके बॉडी में एंटर करने लगती है और उसका पूरे शरीर में धमाका हो जाता है। और जैसे ही धमाका होता है वहां पे फॉर्मलेस स्पेस बैरियर गिर जाती है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उसने सक्सेसफुली उसको मार दिया होता है। और लू फेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये लेडी ये तो सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 का था लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इसको मारना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये मुझसे 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका था और डोमेन लॉर्ड लेवल 9 होने के कारण एक सेक्टर लॉर्ड 1 में बहुत बड़ा गैप होता है। जब कोई सेक्टर लॉर्ड लेवल में पहुंचता है तो उसकी वर्ल्ड एनर्जी में अपनी ओन इंटरनल वर्ल्ड आ जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी 9 से 1 में 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है और ये प्योर स्ट्रेंथ का काम होता है। और बात रहे सेक्टर लॉर्ड 3 के बंदे की तो यहाँ पे वो सेक्टर लॉर्ड लेवल 1 से 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब ये कि वो लू फेंग से 40 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था लेकिन फिर भी लू फेंग ने इसको मार दिया था। अब देखा जाए तो स्ट्रेंथ के मामले में वो भले ही लू फेंग से आगे हो लेकिन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ से वो लू फेंग से आराम से पीछे था और उसकी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ अभी उसके हेवनली ब्रिज लेवल 6 में आती है और लू फेंग ने इसको तो पहले ही कंप्लीट कर दिया था। इसलिए लू फेंग ने अपनी शॉकिंग स्पीड एम्पलीट्यूड से उसको मारा था। फिर लू फेंग सोचता है कि मैंने अपने लॉ अटैक के फुल स्ट्रेंथ को यूज किया है, मुझे नहीं लगा था कि इसने मुझे 1200 टाइम्स एम्पलीट्यूड को यूज करने पे मजबूर कर देगा। अब लू फेंग का ये लगभग आधा हो ही जाता है। यहाँ पे लू फेंग कहता है चलो कोई बात नहीं देखा जाएगा क्या होगा। आप फिर और आप फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेस प्रिजन गायब हो जाता है और एल्डर सी फैन की वहां पे चलते आते हुए कहते कांग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी आपकी जीत पे। और यहाँ पे वो कहते योर मैजेस्टी आप सिर्फ डोमेन लॉर्ड लेवल 9 पे होके एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 स्पिरिट को मारने में सक्षम है। आप तो सच में रिस्पेक्टेबल होने के नाते हैं ह्यूमैनिटी इतने बड़े जीनियस को प्रोड्यूस करिए और मुझे जरूर यकीन है कि आप आगे चल के और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। तो ये सुनकर लू फेंग स्माइल करता है जिसके बाद वो बबाता को कहता कि बबाता ब्रॉडकास्ट को बंद कर दो। तो ये सुनकर बबाता कहती है कि जब तुमने अपने बैटल को खत्म किया था तो मैंने उसी वक्त इसको बंद कर दिया था। अब ये सुनकर लू फेंग कुछ कर तो नहीं सकता था बस सिर्फ स्माइल करता है। अब देखा जाए एक डिफरेंट एआई और नॉर्मल एआई में तो बबाता एक लिविंग एआई होती है और लिविंग एआई अपने डिसीजन खुद से कर सकती हैं और जो मेनली एआई होती हैं वो अपने ऑर्डर जो कि मैजेस्टिक होते हैं उनके ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकते हैं। लेकिन बबाता का क्या ही कहना वो लू फेंग के बिना कुछ भी कर सकती है। और अब फिर हमें कसाना को दिखाया जाता है जो कहता है योर मैजेस्टी लू फेंग आखिर आपने उस सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 बंदे से लड़ते समय कितने पावर का यूज किया। तो यहाँ पे हमें एल्डर सी फैन को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि कसाना बकवास बंद करो। और यहाँ पे कसाना अपने सर को नीचे झुका लेते हैं। अब वो भी एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा था और जब उसने लू फेंग को देखा कि उसने एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 को मार दिया तो वो इसके लिए बारे में क्यूरियोसिटी हो गया था कि आखिर लू फेंग ने कितने स्ट्रेंथ को यूज किया। और फिर यहाँ पे लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि एल्डर सी फेकिन कसाना क्वेश्चन कुछ नहीं है और वो कहता है ये लेडी इसने मेरे आधे स्ट्रेंथ को यूज करने पे मजबूर कर दिया। अब जब एल्डर सी फैन की कसाना और बाकी सब यहाँ तक कि अनडाइंग डायलन भी ये सुनकर शॉक हो जाते कि क्या आधी पावर। अब यहाँ पे लू फेंग ने ऑलरेडी अपने नॉनस्टार आर्मेंट्स ब्लेड वर ओमनी प्रेजेंट लेवल को यूज कर पाया था और ये भी लू फेंग की लिमिट नहीं थी, मतलब लू फेंग की लिमिट इससे भी ऊपर है। अब ये सब देख कर लू फेंग भी हंसने लगता है और लू फेंग की पहले भी एम्पलीट्यूड 1200 यूज कर लिया था और उसने अभी सिर्फ 3200 बाकी था जो कि हाफ तो यूज ही हो जाता है। और लू फेंग ने अपनी इनसाइड टेक्निक को यूज कर के उसको हराया था। और बैटल के दरमियान अगर देखा जाए तो लू फेंग ने अपनी स्ट्रेंथ का 1/3 यूज किया हुआ था और ये सिर्फ उसके अर्थ बॉडी का ही हिस्सा था। अब थोड़ी देर बाद ही हमें सेरेमनी हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे टेबल पे पूरा बैंक्वेट आया हुआ था लू फेंग के इन जश्न के लिए। फिर यहाँ पे लू फेंग डायलन 5 सेक्टर लॉर्ड गार्ड्स और 9 आर्मी लीडर एक साथ खड़े हुए थे। उसके सामने कई सारे डीजेस मौजूद थे क्योंकि ये जश्न के लिए थे। और यहाँ पे एल्डर सी फैन की 7 ऑफिशियल लेवल अंडा कसाना और बाकी सारे बंदे वहां पे थे।
अब यहाँ पे सबके अलग अलग खान पान थे, जैसे कि गोल्डन नॉनवेज सिर्फ मेटल को खाता था, तीन सबके भी अलग अलग मेटल थे जिसमें डिशेज लिखे गए हैं जो कि आप समझ ही सकते हो क्या खाएंगे। और अब फिर यहाँ पे आगे बातचीत होने लगती है और लू फेंग अपने वाइन ग्लास को लिफ्ट करते हुए कहता है, एल्डर सी फैन की मैं आपका इस बार बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, अगर आप ना होते तो यहाँ पे उन यान हाउ जेफरी को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं आपके तरफ से मैं खुद को टोस्ट देता हूँ। तो यहाँ पे एल्डर सी फैन की और बाकी अंडाइंग बेंग उससे कहते हैं कि योर मैजेस्टी आप बहुत ही कॉर्टेसियस है, जिसके बाद वो सब भी चीयर्स करते हैं और वहाँ पे वो लोग जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वो जब खाना खा लेते हैं तो एल्डर सी फैन की कहते हैं कि जब हम लोग खाना खा लेंगे तो हम लोग अपने घर अपने रेस्ट में वापस जाएंगे, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि योर मैजेस्टी लू फेंग क्या आप हमारे गोल्ड हॉर्न रेस्ट ड्वेलिंग पैलेस में चलना चाहेंगे। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है कि यहाँ पे उसको गोल्ड हॉर्न रेस्ट में जाने का मौका मिल रहा है। अब यहाँ पे एल्डर सी फैन भी प्राउडली कहते हैं कि योर मैजेस्टी हमारा गोल्ड हॉर्न रेस यहाँ पे इस यूनिवर्स का बहुत बड़ा रेस में से आता है, हमारे पास कई सारे एंशिएंट हिस्ट्री मौजूद है जो कि ह्यूमैनिटी में से आते हैं और हमारे इस यूनिवर्स में कई सारी यूनिक सीक्रेट भी मौजूद है, यहाँ तक कि हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नानसार आर्मर जो आप यूज करते हैं वो यहाँ पे ही बना था। तो लू फेंग क्यूरियस होते पूछता है कि आखिर आपने नानसार आर्मर्स का क्यों जिक्र किया। तो यहाँ पे एल्डर सी फैन की स्माइल करते हुए कहते हैं कि नानसार आर्मर्स ये 9 गॉडली वेपन्स स्पिरिट वेपन के लिए आया हुआ था, यहाँ पे ये ह्यूमन के लिए नहीं, ये बाकी सारे कई सारे रेसेस के लिए यूजफुल होते हैं जब तक कि वो स्पिरिट रीडर के पाथ में चले, जैसा कि कई सारे नानसान आर्मर्स के यूज होते हैं जो कि एक ट्रूली गुड इन्वेंशन है जो कि कई सारे रेसेस जो यूनिवर्स में उसने बनाया है। और अब फिर ये सुनकर लू फेंग में हामी भरता है, जिसके बाद एल्डर सी फैन की कहते योर मैजेस्टी आपको ये जानना चाहिए हमारे गोल्ड हॉर्न रेस के ग्रेटेस्ट डोयन में से आते हैं। अब यहाँ पे डोयन ये सुनकर लू फेंग पूछता कि आखिर ये डोयन क्या है और लू फेंग भी इसके बारे में क्यूरियोसिटी था। और लू फेंग भी पूछता है कि डोयन आखिर गोल्ड हॉर्न रेस में इनकी पोजीशन क्या होता है। तो एल्डर सी फैन की हंसते हुए कहते योर मैजेस्टी शायद आपने इसके बारे में सुना नहीं है, और वो कहता है हमारे गोल्ड हॉर्न रेस इन बाकी सारी ह्यूमैनिटी से बहुत ही अलग है, हमारी यूनिवर्स कंट्री लीडर को ह्यूमंस ही गवर्न किया करती है और हमारी गोल्ड हॉर्न रेस 10,000 ऑफ ट्राइब्स से मिलकर बनी हुई है जो कि कम्प्लीटली एक दूसरे में मर्ज है, और ये सभी में एक दूसरे के पावरफुल वॉरियर्स होते हैं जिन्हें कि हम डोयन कहते हैं, और इनके अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, और जब कोई बंदा डोयन बनता है तो आराम से वो इंस्टीट्यूशन में जा सकता है। तो लू फेंग पूछता कि आखिर इन डोयन की स्ट्रेंथ और लेवल क्या होती है। तो यहाँ पे एल्डर सी फैन उनके आंखों में एंटीसेप्शन और प्राउड भरा हुआ था और कहता है कि यहाँ पर किसी बंदे को अगर डोयन बनना है तो उसे सबसे पहले यूनिवर्स नाइट बनना होगा। अब आपको मैं बता दूं कि यूनिवर्स नाइट बनने के लिए सबसे पहले आपको एम्पर लेवल एंडाइमेंट से ब्रेक थ्रू करके उसके एक अपर लेवल का यूनिवर्सल नाइट होता है, मतलब कि एक यूनिवर्सल नाइट आराम से एक एम्पर लेवल एंडाइमेंट को मार सकता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। अब ये सुनकर लू फेंग की सांसें थम जाती है कि क्या इतना ज्यादा पावरफुल। अब देखा जाए तो एक यूनिवर्स नाइट उसको कहते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और इस गानू यूनिवर्स कंट्री में जो गानू लीडर है वो भी एक यूनिवर्स नाइट है, और यहाँ पे एक मोस्ट पाइनिकल फोर्स आता है जो कि गोल्ड हॉर्न रेस में से वो भी एक नाइट है। अब यहाँ पे लू फेंग क्यूरियोसिटी से पूछता कि आखिर आपके गोल्ड हॉर्न रेस में कितने नाइट्स थे। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मुझे माफ करिएगा लेकिन हम लोग ये सीक्रेट बनाए रखे हुए हैं, हम ये नहीं बता सकते कि हमारे डोयंस में कितने रेसेस मौजूद है डोयंस के, अगर ऐसा हमने बता दिया तो हमारे सीक्रेट ही कहा रह जाएगा। तो लू फेंग भी हामी भरता है, और ये नॉर्मल भी बात है क्योंकि ये उनके ट्रम्प कार्ड है और ट्रम्प कार्ड रिवील हो गई तो वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे और दूसरे रेसेस आके उसको मिटा भी सकते हैं। और अब यहाँ पे एल्डर सी फैन लू फेंग से बोलते हैं कि यहाँ पे जो नानसान आर्मर्स को क्रिएट किया है वो हमारी हिस्ट्री ऑफ गोल्डन हॉर्न रेस का सबसे बड़ा डोयंस है, और बात है 7 ऑफिशियल लेवल एंडाइंग और कसना की तो वो भी इन सबको पूजा करते हैं, और वो कहते हैं उनका नाम सियो लुओ डी था जो कि ग्रेट सियो लुओ डो से आते हैं, उनकी इंटरनल प्लाइड हमारे पूरे के पूरे गोल्डन रेस में मौजूद है। अब यहाँ पे उन सभी के आंखों में हमें उनके तरफ पैशनेट हुआ दिखाया जा रहा था कि वो लोग भी अपने इस लीडर को बहुत अच्छे से मानता है, और लू फेंग भी उन सबको अच्छे से देख पा रहा था। और अब फिर यहाँ पे एल्डर सी फैन की आगे कहते हैं कि यहाँ पे हमारे सी लुओ डू के ग्रेट लीडरशिप के कारण ही हमारा गोल्ड हॉर्न रेस इतने आगे तक पहुंच पाया है। और यहाँ पे देखा जाए तो डोयन सी लुओ डू अपने टेरिफाइंग यूनिवर्स सीक्रेट रीजन में जा चुके हैं
हैं और उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। इसी कारण हमारी गोल्ड हॉर्न रेस की पोजीशन बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। नहीं तो अगर वो यहाँ पे होते तो हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा ऊंची थी। अब ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाते कि क्या एक बंदे की कहानी यहाँ पे इनकी पोजीशन इतनी ज़्यादा नीचे आ गई है। अब यहाँ पे उनको पता नहीं था कि उनके लीडर मारे जा चुके हैं या फिर नहीं, बस उनका गायब होना ही पता चला था। यहाँ पे एक लीडर के जाने से इतना पावर डिक्लाइन हो गया है। और आप फिर एल्डर सीफैन की आगे कहते हैं कि उनके जाने के बाद हमारी गोल्ड हॉर्न रेस यहाँ ह्यूमैनिटी के सपोर्टर्स बन गए। हम लोग ह्यूमैनिटी की हेल्प करते हैं और जहाँ भी हम लोग इसको करते हैं ताकि हम लोग सर्वाइव कर सके। अब ये देख कर लू फेंग भी हामी भरता है। फिर सीओ लू डू देखा जो ये एब्सोल्यूट बैंग है जो कि इस यूनिवर्स में डोमिनेट करते हैं और ये एक ऐसा बंदा है जो कि गानू यूनिवर्स कंट्रीज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर यहाँ पे वो रहते हैं तो आखिर उन्हें किस सपोर्ट की जरूरत होती। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि सी लू डू ने अपने साथ एक सैक्रेड टैबलेट को भी छुआ था और इस सैक्रेड टैबलेट ये ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े प्राइमर केओस टैबलेट के बराबरी कर सकता है। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है कि क्या। अब देखा जाए तो प्राइमर केओस सिटी में 52 प्राइमर केओस टैबलेट्स मौजूद थे जो कि ह्यूमैनिटी के जनरेशन को एब्सोल्यूट वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए होते हैं। और लू फेंग ने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया था कि एक गोल्ड हॉर्न रेस के पास एक ऐसा सैक्रेड टेबल होगा जो कि प्राइमर के उस टैबलेट के सिमिलर होगा और वो भी सीओ लू डू के द्वारा छोड़ा गया होगा। और फिर वो आगे कहते कि हमारे रेस में सिर्फ एक्सेप्शनल जीनियस ही उसको पढ़ सकते हैं और इन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स ने ऐसे कई सारे अनडाइंग बैंक थे जिसको ब्रेक थ्रू करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जब यहाँ पे उन्होंने इसको सीखा तो वो ब्रेक थ्रू कर पा रहे थे। तो यहाँ पे लू फेंग भी हामी बढ़ता है और यहाँ पे वो आगे इन्हीं सब के बारे में बताते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं कि योर मेजेस्टी नानसान आर्मर से गॉड वेपन है जो कि जी लू डू ने पहले क्रिएट किया था और ये सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड बंदों के लिए सूटेबल होता है। और बात करें जियो लू डू के इनहेरिटेंस की तो वो भी नानसान आर्मर्स पे निर्भर करती है और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहां से हमारे कई इलाइट्स इसको स्टडी किया है और बहुत लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। और फिर वो लू फेंग से इस्तेमाल करते हुए पूछते हैं कि योर मेजेस्टी अगर आप हमारे गोल्ड हॉर्न रेस में जाएंगे तो मैं पर्सनली डोयन से रिक्वेस्ट करूंगा और अगर उन डोयंस ने आपका अप्रूवल दे दिया तो वो जरूर आपको सैक्रेड टैबलेट को पढ़ने के लिए जरूर अनुमति देंगे। इसलिए जबकि आप नानसन आर्मर्स को यूज करते हैं और आप स्पेस एंड गोल्ड लॉ के रास्ते पे चल रहे तो यहाँ मैं बिलीव करता हूँ कि टैबलेट आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाएगा। अब ये सब डोयन के अप्रूवल पे निर्भर करता है, इसलिए मैं इसमें 100% गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर लू फेंग एक्साइटमेंट में भर आता है कि यहाँ पर जब लू फेंग ने 52 प्राइमर के उस टैबलेट्स को पढ़ा था तो वहाँ पे वो दोनों मिक्स्ड लॉ नहीं थे, जबकि यहाँ पे लू फेंग इसको पढ़ेगा तो इसमें दोनों गोल्ड और स्पेस लॉ भरे हुए थे। और आप फिर एल्डर सी फ्रैंक की स्माइल करते हुए कहते योर मेजेस्टी क्या आप हमारे गोल्ड हॉर्न रेस की तरफ जाना चाहेंगे जहाँ पे हम रहा करते हैं। तो लू फेंग हंसते हुए कहता है कि जबकि मर्तबा ऐसा चांस है तो मैं यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा क्योंकि मैं भी नानसान आर्मर्स को बहुत ही लंबे समय से यूज कर रहा हूँ और मैं भी नहीं जानता था कि आखिर इसे किसने क्रिएट किया है। और मैं यहाँ पे डोयन जी लू डू के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी हो गया हूँ। और यहाँ पे ये सुनकर वो सभी के सभी बंदे खुश हो जाते हैं कि लू फेंग मान गए हैं। अब यहाँ पे ये सारी बातें होने के बाद थोड़ी देर बाद सेलिब्रेशन खत्म हो जाती है और लू फेंग खड़ा होता है और कहता है एल्डर सी फ्रैंक की मेरे लिए प्लीज अरेंज कर लिए, हम लोग बाद में एक साथ जरूर मिलेंगे। तो एल्डर स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है हम लोग इतनी भी जल्दबाजी में नहीं है, आप मैजेस्टी आप अपने बिजनेस को पहले खत्म कर लिए फिर हम लोग चलेंगे। अब लू फेंग हामी भरता है और अपने ग्रुप को लेकर पीछे मुड़ जाता है। अब रास्ते में चलते हुए लू फेंग चल रहा था और यहाँ पे वो कहता है नाइट आर्मी लीडर ये मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस हमें उस 12 बंदे को मारना है जो कि भाग चुके हैं। और यहाँ पे आपको यूनिवर्सल लेवल सोल्जर्स को यहाँ पे ग्रुप करना होगा ताकि वो उन सब बंदों को मार सके और हमें उन सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट को भी यूज करना पड़ेगा ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। मैं ये आशा करता हूँ कि आप उन्हें 1 साल के अंदर में मार देंगे। तो बंदा कहता है डेफिनेटली आप चिंता मत करिए हम उन्हें जरूर मार देंगे। तो यहाँ पे वो कहते ठीक है और आप फिर लू फेंग आगे बढ़ जाता है
और फिर यहाँ पे वो आर्मी लीडर चला जाता है, हमें लू फेंग को दिखाया जाता है। तो डायलिन की ओर मुड़कर कहता है, डायलिन मैं यहाँ पे तुम्हें ट्रबल करने वाला हूँ क्योंकि तुम्हें मुझे गोल्ड हॉर्न रेस तक फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे डायलिन की आंखें चमकते और क्यूरियोसिटी से भरी हुई होती है। वो भी कहता है कि योर मेजेस्टी मैंने भी ऐसी जगह को कभी नहीं देखा है। यहाँ पे एक ऐसा रेस जो कि इस ह्यूमैनिटी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और यहाँ पे काउंटलेस ईयर्स इस यूनिवर्स में सर्वाइव करना ये सच में काबिले तारीफ है और इसको देखना वर्थ इट रखता है। और जो नाम जियो लूडो था मैंने भी उसके बारे में सुन रखा है कि वो इस यूनिवर्स का ट्रूली पावरफुल बेंग है। तो ये सुनकर लू फेंग भी हामी भरता है और यहाँ पे वही सारी घिसी पीटी बातें बताई जाती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने बिजनेस को सेटल कर लेता है, जिसके बाद लू फेंग अपना मोसा क्लासमैन की बॉडी को इंटरनल वर्ल्ड में छोड़ देता है और लू फेंग की ह्यूमन बॉडी बाहर आ जाती है। जिसके बाद लू फेंग डायलिन और 5 सेक्टर लॉर्ड बंदे के साथ गोल्ड हॉर्न पैगोडा के साथ यूनमो प्लांट शिप की ओर निकल जाता है और अभी के मरतबा वो गोल्ड हॉर्न रेस की पैलेस की ओर निकल रहे होते हैं। और अब फिर में सीन चेंज को डार्क यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग वहां पे जाता है तो क्या लू फेंग को कुछ फायदा होने वाला है या फिर नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, लू फेंग की पावर में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।